नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे, धम्म चक्र दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जिक्र किया। साथ ही आपको बताएंगे, कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्लिनिकल ट्रायल के प्रारंभिक नतीजे 2 हफ्ते के भीतर आने की उम्मीद जताई है। इसी के साथ कोविड-19 की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी ने जहां पूरी दुनिया में जिंदगियां और अर्थव्यवस्था तबाह की हुई है, ऐसे में महात्मा बुद्ध का संदेश दिशा दिखाने के लिए प्रकाश की तरह है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए लोगों को उनके आह्वान को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोह का शनिवार को राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा अनमोल है। उनके तर्क का बल प्रेम, करुणा और अहिंसा के इर्द गिर्द बुना हुआ है और दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रसार इन शाश्वत मूल्यों पर ही निर्देशित है। His cure for human suffering remains as relevant today as it was over 2.5 millennia ago. There is no doubt that the urgency of abiding by the values that the Buddha preached is eternal. By ignoring the soothing wisdom of every spiritual tradition, we have arrived at the juncture where we find ourselves today. It is high time we paid heed. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को धम्म की उत्पत्ति की भूमि होने का गर्व हासिल है और भारत में लोग बौद्ध धर्म को दिव्य सत्य की एक नई अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी ने दुनिया भर में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में भगवान बुद्ध का संदेश हमें आशा की किरण दिखाता है। Today, as the pandemic ravages human lives and economies across the globe, the Buddha's message serves like a beacon. He advised people to shun greed, hatred, violence, jealousy, and many other vices to find happiness. Contrast this message with the hankering of an unrepentant mankind indulging in the same old violence and degradation of nature. We all know that the moment the virulence of coronavirus slows down, we have a far more serious challenge of climate change before us. इन समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया। इस मौके पर सदियों से मंगोलिया से संरक्षित भारतीय मूल की मूल्यवान बौद्ध पांडुलिपि राष्ट्रपति को भेंट की गई। धम्म चक्र दिवस उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दुनिया भर में बौद्ध धर्मावलंबी इसे धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। धम्म चक्र दिवस समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनके दिखाए अष्टांग मार्ग कई समाजों और राष्ट्रों को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में आशा और उद्देश्य के बारे में बात की थी और दोनों के बीच एक मजबूत संबंध का अनुभव किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी को लेकर वो बहुत आशान्वित हैं और उन्हें ये उम्मीद युवा पीढ़ी से मिलती है। दुनिया आज असाधारण चुनौतियों से लड़ रही है और इसका समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। शनिवार को आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनके दिखाए अष्ट मार्ग पर चलने पर जोर देते हुए ये बात कही। The eightfold path of Lord Buddha shows the way towards the well-being of many societies and nations. It highlights the importance of compassion and kindness. The teachings of Lord Buddha celebrate simplicity both
in thought and action. Buddhism teaches respect, respect for people, respect for the poor, respect for women, respect for peace and non-violence. Therefore, the teachings of Buddhism are the means to a sustainable planet. प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में आशा और उद्देश्य के बारे में बात की थी और दोनों के बीच एक मजबूत संबंध का अनुभव किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 21वीं सदी को लेकर बेहद आशान्वित हैं और ये उम्मीद देश के युवाओं से मिलती है। If you want to see a great example of how hope, innovation and compassion can remove suffering, it is our startup sector led by our youth. Bright young minds are finding solutions to global problems. India has one of the largest startup ecosystems. I would urge my young friends to also stay connected with the thoughts of Lord Buddha. They will motivate and show the way ahead. धर्म चक्र दिवस के अवसर पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के आदर्श जितने प्रासंगिक अतीत में थे उतने ही प्रासंगिक वर्तमान में हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक बने रहेंगे। It is the need of the hour to connect more and more people with Buddhist heritage sites. We in India have many such sites. You know how people also know my parliamentary constituency of Varanasi. At the home to Sarnath, we want to focus on connectivity to Buddhist sites. A few days back, the Indian cabinet announced that Kushinagar airport will be an international one. This will bring so many people, pilgrims and tourists. It would also generate economic opportunities for many. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को आषाढ़ पूर्णिमा की बधाई दी और भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने मंगोलिया सरकार को मंगोलियाई कंजूर की प्रतियां भेंट किए जाने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरु के स्थान को सर्वोच्च बताया है। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति ने अपने निजी जीवन के विभिन्न चरणों में गुरुओं के महत्व को याद करते हुए उनको नमन किया। फेसबुक पर लिखे अपने लेख में उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की विशेष तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि उनके दिखाए गए रास्ते से जीवन को नया आयाम मिला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी और एक अग्रणी राजनीतिज्ञ स्वर्गीय टी विश्वनाथम सहित 57 गुरुओं और उनकी दी गई शिक्षाओं को याद किया। सिर्फ 1.25 साल की छोटी उम्र में अपनी मां को खोने वाले उपराष्ट्रपति ने अपने दादा दादी को अपना पहला गुरु बताया और जिंदगी में हमेशा अहम रहे 55 उन शिक्षकों को याद किया जिन्होंने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के दिनों में उन्हें बेहद प्रभावित किया था। गुरु शिष्य संबंध की भारतीय परंपरा में चरित्र निर्माण समेत बच्चे के समग्र विकास में गुरु की भूमिका की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों से मौजूदा दौर में व्यक्तिगत जुड़ाव के साथ शिक्षा देने की गुजारिश की। उपराष्ट्रपति ने आधुनिक युग की चर्चा करते हुए कहा कि इंटरनेट कभी भी गुरु का विकल्प नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट आपको दुनिया भर की सूचनाएं मुहैया करा सकता है, लेकिन एक शिक्षक अकेले उन कौशल का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की शक्ति पैदा कर सकता है जो कठिन समय में व्यक्ति को राह दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल गुरु ही शिष्यों के बीच मूल्यों, मानवीय सोच, करुणा और अनुशासन पैदा कर सकते हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच गुरु शिष्य संबंध की प्रेरक गाथा को भी याद किया। उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से उनके जीवन में गुरुओं के योगदान को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आभार जताने की गुजारिश की। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाई जाती है और ये पर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया। इस ऐप इनोवेशन चैलेंज का मकसद देश में आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम बनाना है। स्टार्टअप और तकनीक समुदाय को इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न स्तरों पर मदद मुहैया कराई जाएगी। साथ ही विजेताओं को इनाम भी दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन की साझेदारी के तहत नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज शुरू किया है, जिसके तहत कई तरह के ऐप्स तैयार किए जाएंगे। कुल 8 श्रेणियों में ये प्रतियोगिता होगी। इनमें ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, एग्रीटेक और फिनटेक, न्यूज़, गेम्स शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों में उपश्रेणी भी शामिल होंगी। आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को सरकार की वेबसाइट www.innovate.mygov.in पर पंजीकरण कराना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई शाम 5:30 बजे है। इनकी स्क्रीनिंग 20 से 24 जुलाई के बीच होगी। विभिन्न श्रेणियों में तैयार किए गए ऐप्स का मूल्यांकन सरकार की तरफ से नियुक्त ज्यूरी करेगा। ये काम 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच होगा और 7 अगस्त को विजेता की घोषणा होगी। इस चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। इस चैलेंज का मंत्र है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तकनीक के क्षेत्र में युवाओं को बेहतरीन मौके मिले, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार ने देश में ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस चैलेंज को लेकर पेशेवरों के लिए सोशल नेटवर्क साइट लिंक्डइन पर लेख भी लिखा है। देश में पेशेवर और व्यावसायिक युवाओं को अवसर मुहैया कराने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद अब भारत सरकार ने ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इसकी शुरुआत की। पेशेवरों के लिए सोशल नेटवर्क साइट लिंक्डइन पर लिखे लेख में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए कोडिंग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे ऐप्स बने जो देश की जरूरतें पूरा करें और दुनिया के लिए भी उपयोगी हों। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के जरिए कोरोना संकट के दौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की मुश्किल परिस्थितियों में जब सब कुछ बंद था, तब आपने समर्पित भाव से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया, उनका सहारा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के सेवा कार्यक्रमों की इतनी बड़ी व्यापकता, इतनी बड़ी विविधता, इतने बड़े स्तर पर इतने लंबे समय तक सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेवा अभियानों से लोगों की मदद तो होती ही है, साथ ही कार्यकर्ताओं को समाज को जानने का, लोगों की जरूरतों को समझने का मौका भी मिलता है। दुनिया की नजरों में आप कोरोना काल में काम कर रहे थे, ये सच्चाई होने के बावजूद भी मैं मेरे नजरिए से कहूं, अगर खुद को कसौटी पर कस रहे थे, ऐसा मैं कह सकता हूं, आप अपने आदर्शों और व्यवहारों के बीच अपने आप को तपा रहे थे। किसी ने मास्क बनाकर लोगों में बांटे, किसी ने घर घर गरीबों को राशन पहुंचाया, तो किसी ने प्रवासी कामगारों का जिम्मा उठा लिया।
सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन लेह के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री की यात्रा बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम की हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक तरफ सीमा पर अग्रिम मोर्चे के बारे में सुरक्षा जानकारी ली, तो दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के मुताबिक सिंधु नदी के तट पर विशेष पूजा अर्चना भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सीमा पर तरह तरह की चालबाजियां करने वाले चीन को कड़ा संदेश देने के लिए लेह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लद्दाख में फॉरवर्ड ब्रिगेड में निमू पहुंचने पर सिंधु दर्शन किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ सिंधु नदी की पूजा अर्चना की। लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर हर साल जून के महीने के आखिरी हफ्ते में सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन कोरोना की भेंट चढ़ गया। ये महोत्सव शांति, एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। लद्दाख दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में घायल जवानों से मुलाकात करने भी पहुंचे। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है, ये विकास का युग है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामले पिछले 48 घंटे में 43,000 से ज्यादा हो गए हैं और कुल आंकड़ा 6.5 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं 18,500 से ज्यादा लोगों की जान इस वायरस से जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट 60.8% के करीब हो गया है। पिछले 24 घंटे में अब तक के रिकॉर्ड 22,771 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 442 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के कुल केसों की संख्या 6,48,315 हो गई। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 18,655 है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के 2,35,433 केस एक्टिव है। वहीं 3,94,227 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जिसके चलते रिकवरी रेट 60.81% तक पहुंच गया है। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,42,383 टेस्ट हुए हैं। देश में अब तक कुल 95,40,132 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना वायरस के मामले 6.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इसमें से 3.5 लाख से ज्यादा मामले 3 राज्यों में सामने आए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। रोजाना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भी इन 3 राज्यों में ही आ रहे हैं। देश में कोरोना के कुल मामलों में 60% से ज्यादा केस महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में सामने आए हैं। इन राज्यों में 63% सक्रिय मामले और 68% कोविड-19 से हुई मौत दर्ज है। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,364 नए मामले सामने आने से संक्रमण की संख्या 1,92,990 पहुंच गई है। राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामले 79,911 हैं, जबकि 1,04,000 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या अब 8,376 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 4,329 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई है। प्रदेश में इस वायरस के कारण कुल 1,385 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 58,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,520 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मामले बढ़कर 94,695 हो गए। दिल्ली में 65,000 से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं।
पिछले 24 घंटों में 2617 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 2923 हो गई है। इन राज्यों में प्रतिदिन औसत टेस्ट पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते 20,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे थे। इस हफ्ते रोजाना 26,000 से अधिक टेस्ट किए गए। तमिलनाडु में भी पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते प्रतिदिन 2,000 ज्यादा यानी कि 32,500 से अधिक टेस्ट किए गए। वहीं दिल्ली में 2 हफ्ते में औसत टेस्ट 3 गुना बढ़े हैं। इन 3 राज्यों की ग्रोथ रेट की बात करें तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पिछले 2 हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते कोरोना मामलों की ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ है। 4 जुलाई को महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट 3.4 और तमिलनाडु की 4.67% रही। वहीं दिल्ली में कोरोना मामलों की दर में कमी दर्ज की गई और ये करीब 3% पर पहुंच गई। रिकवरी रेट की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली इन 3 राज्यों में पिछले 3 हफ्ते में ठीक होने की दर में सुधार हुआ है। 4 जुलाई को महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 54.24 और तमिलनाडु में 56.83% रही। वहीं दिल्ली में 2 हफ्ते में रिकवरी रेट 25% इजाफे के साथ 69.3% पर पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 मरीजों की जल्दी पहचान और समय से क्लिनिकल प्रबंधन के कारण स्वस्थ होने की प्रतिदिन दर बढ़ रही है। देश में रोजाना 2 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1087 लैब काम कर रही हैं, जिसमें 307 निजी प्रयोगशाला हैं। ICMR ने निजी प्रयोगशालाओं की क्षमता, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। ICMR ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच के लिए NABL से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। NABL चिकित्सा संबंधी परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने वाला संगठन है। ICMR ने अपने पत्र में कहा है कि कई प्रयोगशालाएं पहली बार कोविड-19 की जांच कर रही हैं, इसलिए ये जरूरी है कि वे NABL के नियमों का पालन करें और निजी प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित मान्यता हासिल करें। इसमें वो प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं जिनके पास ट्रूनेट और CB नॉट माध्यम उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना काल भारत समेत पूरी दुनिया के लिए संकट बना है, लेकिन भारत ने इस काल का समाधान काल के तौर पर लिया है। देश में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ रही हैं। भारत ने एक तरफ लॉकडाउन के जरिए न सिर्फ कोरोना मामलों को कम किया है, बल्कि इस वक्त का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी किया है। कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर लगातार प्रयास में जुटे हैं। इस महामारी के खिलाफ जंग के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को मुफ्त चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति कर रही है। इस साल 1 अप्रैल से अब तक केंद्र की तरफ से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 2 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क, 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा PPE किट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 6 करोड़ 12 लाख टैबलेट मुफ्त वितरित की जा चुकी हैं। इनके अलावा 11,300 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को भेजे गए हैं। इनमें से 6,154 वेंटिलेटर विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाए भी जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनमें से 72,000 से ज्यादा की आपूर्ति अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों के लिए की जा चुकी है। वहीं कोरोना के इलाज में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कारगर दवा रेमडेसिविर को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बीमारी के हल्के चरण में रेमडेसिविर की खुराक को घटा दिया गया है और अब ये रोगियों को 6 दिन के बजाय 5 दिन तक दी जाएगी। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत कई विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले अपनी लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ने में अभी तक कामयाब रहा है, तो इसके पीछे सरकार की तैयारियों का बड़ा योगदान है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का संकल्प मजबूत होने से कोरोना से लड़ाई में काम आने वाले उत्पादों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्लिनिकल ट्रायल के प्रारंभिक नतीजे 2 हफ्ते के भीतर आने की उम्मीद जताई है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि इस परीक्षण के लिए 39 देशों में 5,500 मरीजों को स्वैच्छिक रूप से जोड़ा गया है। वहीं ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के लिहाज से कम जोखिम वाले 59 देशों से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन के बिना अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। ऐसे देशों की सूची में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल किया गया है। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या 5,25,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 1,29,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 27,95,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे खराब स्थिति है ब्राजील की, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 15,29,000 से ऊपर पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना महामारी की वजह से 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 6,73,000 से ज्यादा हो गई है और इनमें 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। 1902 में आज ही के दिन बेहद कम उम्र में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में साल 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उस महासभा में उनका संबोधन आज तक याद किया जाता है। अपनी तेजस्वी वाणी के जरिए पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद ने केवल वैज्ञानिक सोच तथा तर्क पर बल ही नहीं दिया, बल्कि धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने का काम भी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी विश्व को भारत की वेदांत दर्शन की गंभीरता से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि स्वामी ने भारतीय दर्शन परंपरा का सामयिक संदर्भों में सरल और सुगम विश्लेषण किया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वो स्वामी विवेकानंद के विशाल वांग्मय का अध्ययन करें और उनके दर्शन को जीवन में आत्मसात करें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी की आज जयंती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी ने सरकार में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के साथ 2 अवसरों पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री का दायित्व भी संभाला। सादगी और सत्य पर आधारित गांधीवादी जीवन दर्शन का उन्होंने जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक पालन किया। श्रमिकों के विषय में उनके प्रयास, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उनका संघर्ष सदैव आदरपूर्वक याद किया जाता रहेगा। हमारी आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रूपरेखा तैयार करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की आज पुण्यतिथि है। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में जन्मे पिंगली वेंकैया का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था। वो एक सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी थे। केसरिया, हरा और सफेद 3 रंगों के इस झंडे की रूपरेखा तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया ने लगभग 5 वर्षों के गहन अध्ययन के बाद तिरंगे का डिजाइन तैयार किया। वो ऐसा ध्वज बनाना चाहते थे जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र पर बांधे रखे। पिंगली वेंकैया ने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया। वो 1916 से लेकर 1921 तक लगातार इस पर रिसर्च करते रहे। इसके बाद उन्होंने तिरंगे का प्रारूप तैयार किया। 1916 में उन्होंने भारतीय झंडे के डिजाइन को लेकर एक किताब भी लिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।